Yesterday, we studied the binomial distribution, and when we have to apply binomial distribution, when n is less than 30 and p is greater than 0.05. Okay. Now, the situation is same, but it means that we can use the distribution to calculate the to find the probability using the distribution. So we can also apply the Poisson distribution, but Poisson distribution is used when n is large. जब n की वैल्यू 30 से बड़ी होगी और p is less than 0.05, यानी जब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत कम होगी तब हम Poisson डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे. Poisson डिस्ट्रीब्यूशन जनरली वहां पे यूज होता है जहां पे रेयर इवेंट होती है. रेयर इवेंट मतलब ये डेथ ऑफ एक्सीडेंट्स. जनरली जो एक्सीडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होते, तो वहां पे हम Poisson डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं. नंबर ऑफ मिस कॉल्स, नंबर ऑफ रॉन्ग कॉल्स. तो नंबर जितने आपके पास पूरे दिन में कॉल आती हैं उनमें से बहुत कम होती हैं जो आपकी रॉन्ग कॉल आती है. ठीक है, तो वहां पे हम Poisson डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं. डेथ ऑफ स्नेक बाइट्स, स्नेक बाइट्स जो डेथ होती हैं वो भी बहुत ज्यादा नहीं है इंडिया में, तो वहां भी हम Poisson डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं. तो यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत कम है जो भी हम इवेंट ले रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हम Poisson डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं. अब Poisson डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, इसका मीन क्या है और वेरिएंस क्या है. तो फॉर्मूला है Poisson डिस्ट्रीब्यूशन का e raised to the power minus lambda raised to x अपॉन फैक्टोरियल x की वैल्यू 0 1 2 हो सकती है, लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन 0. इसका मीन, जैसे बाइनोमियल का मीन आपने कल देखा था, बाइनोमियल का मीन आया था np और वेरिएंस था npq. तो ऐसे ही एक्सपोनेंशियल का जो हमारा Poisson डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन होगा लैम्डा, वेरिएंस लैम्डा, और मीन और वेरिएंस दोनों बराबर होते हैं. इसका अगर हमारे पास टाइम दिया हुआ हो, when type is not mentioned then we use, when time is mentioned, शायद यहाँ पे गलत हो रहा है जहाँ तक मुझे लगता है, when time is mentioned then we use, हम ये यूज करेंगे. अगर टाइम दिया हुआ है कुछ तो हम ये यूज करेंगे फॉर्मूला, यानी टी लगा देंगे साथ में लैम्डा के. तो e raised to the power minus lambda t, lambda t raised to the power x upon factorial. अब लैम्डा क्या है, लैम्डा पैरामीटर बोलते हैं इसको लैम्डा को, और लैम्डा है हमारा एवरेज अराइवल रेट. ठीक है, टी इज द नंबर ऑफ अराइवल इन टी यूनिट्स ऑफ टाइम. ने कहा कि 10 मिनट में 5 कस्टमर आए. ठीक है, तो जो हमारा लैम्डा है वो तो हो गया हमारा 5, और टी क्या हो गया हमारा टाइम. तो टाइम दिया हुआ है तो हम ये लगाएंगे, अदरवाइज हम ये लगाएंगे. तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं कैसा है. आल्सो वी नो दैट, यहाँ कुछ छुटा हुआ है भाई, यहाँ कुछ गया हुआ है क्वेश्चन, शायद यहाँ मेंशन नहीं. चलिए मैं चेक करूंगा इसको, कल बताऊंगा. क्वेश्चन, if the probability that an individual suffers a bad reaction from an injection of a given serum is 0.001, determine the probability out of 100 individual, exactly 3 more than 2 individuals suffer from the bad reaction. ठीक है, दो क्वेश्चन है. तो जैसे हमने कल प्रोबेबिलिटी निकाली थी ऐसे ही निकालेंगे, पर पहले देखना पड़ेगा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाएं कि Poisson डिस्ट्रीब्यूशन लगाएं. तो n कितना है यहाँ पे, 500. लार्ज देन 30 है, तो आप Yes. Poisson डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हो. p देख लेते हैं, p कितना है 0.001, यानी बहुत कम प्रोबेबिलिटी है उसके बैड रिएक्शन की, तो हम यहाँ पे Poisson लगा सकते हैं. अब Poisson का जो फार्मूला है वो है हमारा e raised to the power minus lambda raised to power x upon factorial x. पर यहाँ पे लैम्डा नहीं दिया है, तो लैम्डा हमारा क्या होता है, लैम्डा होता है एन पी. अगर लैम्डा वैसे अगर उसने दिया है अराइवल रेट्स दिया हुआ है, रेट्स दिया है कुछ भी, तो उसे हम लैम्डा ले लेंगे.
अगर n और p की फॉर्म में दिया है तो फिर हमारा जो लैम्डा होगा वो होगा n इंटू पी। तो यहाँ पे जो हमारा लैम्डा है, पहले हम लैम्डा निकालेंगे। तो n इज इक्वल टू तो हो गया हमारा 500, 500 नहीं है, ये है एक मिनट को, ये है 1 5। ओके, तो n इज इक्वल टू तो हो गया 1500, p इज इक्वल टू दिस, n इज इक्वल टू होता है n इंटू सॉरी लैम्डा इज इक्वल टू होता है n p। ये तो लैम्डा देगा या n p देगा, तो हमने निकाल लिया लैम्डा कितना है 1.5। अब क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 3, तो स्मॉल x को हम 3 रख देंगे, तो हमने स्मॉल x को 3 रख। ठीक है, अब क्या कह रहा है सेकंड, वैल्यू निकाल लेंगे। अगर बाय द वे आपको e रेज टू पावर 1.5 की वैल्यू नहीं पता तो इसको यहीं छोड़ सकते हो आप, इनको दोनों को सोल्व कर दो, बाकी यहीं छोड़ देते हो, किसी पूरे आंसर पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब मोर देन टू इंडिविजुअल, तो मोर देन टू इंडिविजुअल का मतलब क्या होगा बताइए, मोर देन टू का मतलब क्या है, 3 4 6 7 1500 तक। तो 1500 बहुत, फिर तो बहुत बड़ा फार्मूला हो जाएगा। तो अगर हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ये कह रहा है ग्रेटर देन, हमने लिख दिया 1 माइनस लेस देन इक्वल टू। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो ग्रेटर देन की जगह हमने लिख दिया 1 माइनस लेस देन। तो 1 माइनस लेस देन 2 का क्या होगा, यहाँ ग्रेटर देन है तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू दोनों आएंगे, है ना, क्योंकि इक्वल टू कहाँ जाएगा फिर, अगर यहाँ इक्वल टू होता फिर लेस देन लिख लेते। तो अब क्या करें, लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ, 2 फिर 1 फिर 0। तो पहले इसमें हम फार्मूले में पहले रखेंगे लैम्डा को 2, सॉरी एक्स को 2 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 0 रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी निकाल, इफ द मीन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएंस। तो आप जानते हो मीन और वेरिएंस तो बराबर होते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के, तो अगर मीन इतना है तो वेरिएंस भी हमारा लैम्डा। ये कुछ और क्वेश्चन बना के, वैसे आपके मतलब के नहीं है, आपके मतलब का तो केवल यही क्वेश्चन है जो आपने यहाँ पे दिया हुआ है, बट फिर भी बहुत इजी है इसलिए मैंने बता दिया। इफ ए पॉइसन वेरिएट एक्स इज सच दैट फाइंड द मीन और वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन और वेरिएंस तो निकल जाए अगर लैम्डा पता हो हमें। ये कह रहा है एक्स इजिकल टू 1 है और 2 इंटू एक्स इजिकल टू 2 है, तो फार्मूला तो हमें पता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, तो उसमें पहले एक्स इजिकल टू 1 रख देते हैं, एक्स इजिकल टू 2 रख देते हैं और इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो ये एक्स इजिकल टू 1 रख दिया, यहाँ पे 2 रख दिया, दोनों को सोल्व कर लिया, तो लैम्डा इजिकल टू आ गया 0 1। तो 0 क्योंकि 0 लैम्डा है ग्रेटर देन 0, तो 0 हमने हटा दिया। ठीक है, 1 ले लिया, तो वेरिएंस कितना होगा, मीन कितना होगा 1 होगा, लैम्डा। ये क्वेश्चन आया हुआ जो ग्रीन ग्रीन तक किया हुआ है। तो देखते हैं क्या है ये। इट इज नोन दैट द नंबर ऑफ हैवी ट्रक्स अराइविंग एट ए रेलवे स्टेशन फॉलोज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आपने देखा हो जो रेलवे स्टेशन होता है वहाँ पे वेयर हाउस होते हैं, वेयर हाउस मतलब जहाँ पे जो मालगाड़ी आती है उनसे माल करता है, वहाँ पे ट्रक्स आते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर जो ट्रक्स आ रहे हैं अगर वो पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करें, एंड इफ द एवरेज नंबर ऑफ ट्रक्स अराइवल ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड्स ऑफ 1 आवर एन आर इज 2, कि जो ट्रक ऑन एन एवरेज 1 घंटे में 2 ट्रक्स आ रहे हैं, 1 घंटे में कितने ट्रक्स आ रहे हैं, 2 ट्रक्स आ रहे हैं। तो क्या करना है हमें, अगर 1 घंटे में 2 ट्रक्स आ रहे हैं तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए गिवन आवर्स, अगर टाइम जो टाइम आपको यहाँ गिवन है और यहाँ पे गिवन है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सिंपल टी का काम खत्म हो जाता है, आप सिंपल यही फार्मूला लगा सकते हैं। अगर ये वाला टाइम और ये वाला टाइम जो पूछ रहा है वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तब आपको टी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ भी 1 आवर की 1 घंटे की बात कर रहा है और यहाँ भी एक घंटे की बात कर रहा है ना। तो फिर हम सिंपल फार्मूला लगा सकते हैं, नो हैवी ट्रक अराइव। तो हमने कहा कि जो नंबर ऑफ ट्रक्स है पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, और जो ऑन एन एवरेज, एवरेज हमारा क्या है वो है लैम्डा, तो लैम्डा हमारा कितना है यहाँ पे 2 दे दिया। अब क्या करना है कि नो कोई भी हैवी ट्रक ना आए, तो कोई भी हैवी ट्रक ना आए इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0, तो एक्स को 0 रख लेंगे एक बार। फिर कह रहा है एटलीस्ट 2 ट्रक्स विल अराइव, कम से कम 2 ट्रक आए, तो कम से कम 2 का मतलब क्या होगा, क्या लेंगे हम, प्रोबेबिलिटी कौन से निकालेंगे, एक्स इज कम से कम 2। कौन सा साइन लगा, नहीं, कम से कम 2 का मतलब क्या है, और कोई बताएगा। 1 minus less than equal to. हाँ, पर वैसे कम से कम का मतलब है कि भाई कम से कम 2 तो आए, 2 से ज्यादा आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये निकालना चाह रहे हैं। पर ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी निकालोगे फिर पता नहीं कहाँ तक जाएंगे हम, तो हम बेटर होता है कि हम इसे 1 माइनस, अब बताओ यहाँ क्या लिखूं मैं,
x2 बीच में क्या साइन लगाऊं, लेस देन ना, क्योंकि इक्वल टू इस बार यहाँ बैठा है तो यहाँ पे लेस देन आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2। तो लेस देन 2 का मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 0 और एक 1। ठीक है, तो 0 और 1, तो वैल्यू करो इसमें, ये तो पॉसिबल है, 1 माइनस आंसर आ गया। चलो और देखते हैं, assume that the chance of individual coal miner being killed a mine accident during a year is this। ये भाई जो कोल, जो झारखंड में हमारी कोयले की वो है, तो माइंस हैं, तो वहां पे जो काम करते हैं उनके मरने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/1400। तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। यूज द पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द माइन एम्प्लॉय 350 माइनर्स, दे विल बी एट लीस्ट वन फैटल एक्सीडेंट इन ए ईयर। तो एक ईयर की बात यहाँ कह रखी है, ईयर की बात यहाँ की कही हुई है, तो टी का कोई रोल खत्म हो गया हमारा। वो कह रहा है कि 350 में से एक हमारी एट लीस्ट वन कैजुअलिटी हो, वन एक्सीडेंट हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहले तो देख ले क्या निकालना है। वो कह रहा है कि एट लीस्ट एक एक्सीडेंट हो, तो ये निकालना है। अब ये निकालने के लिए तो हम वही यूज करते हैं कि 1 माइनस कर लें भाई, प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 1 लेस देन 1। तो लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू, तो एक्स इज इक्वल टू 0 निकालना है। पर हमें चाहिए लैम्डा। लैम्डा यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी गिवन है और एन गिवन है, तो हम निकाल सकते हैं लैम्डा हमारा कितना होगा, लैम्डा इज इक्वल टू एन। तो इससे लैम्डा वैल्यू आ जाएगी और हम सीधा, ठीक है। तो ये आपका पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन तो आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। कब लगेगा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, जब हमारा एन बहुत लार्ज होगा। हम एन कम के लिए भी लगा सकते हैं, पर हमारा जो रिजल्ट आएगा वो सही नहीं आएगा। पर अगर वो कहता है कि आप पाइथन से भी करो और बाइनोमियल से भी करो, तो फिर कर देंगे जो भी आंसर आए। ए पुलिस मैन फायर्स, ये तो कर चुके हैं हम लोग। एक ये वाला भी जो ग्रीन किया हुआ, सारा नहीं करने आपने, जिसको ग्रीन किया हुआ वो कर लेते हैं। यस, एक ये करेंगे, ये भी कर, ये भी मैं ग्रीन कर देता हूँ इसको थोड़ा green। चलो, ए बैंक रिसीव ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज लैम्डा देता है या ना देता, आपको खुद समझना पड़ेगा। बैड चेक्स पर डे, 6 जो चेक्स बैंक्स में आते हैं, ऑन एन एवरेज 6 चेक्स जो हैं वो गलत आते हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल रिसीव 4 बैड चेक्स ऑन ए गिवन डे। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 4 चेक्स आपके गलत आएंगे। तो हमारा फिर यहाँ पे लैम्डा दिया हुआ है, तो हम पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे, और पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन जब भी एवरेज दिया हुआ होगा तो पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन ही लगेगा। और एक्स इजिकल टू कितना करना है, 4। एक्स इजिकल टू 4 कर लेते हैं। तो क्या फार्मूला लगेगा, प्रोबेबिलिटी एक्स इजिकल टू 4, तो रखो वैल्यू e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा कितना है 6, 6 रेज टू द पावर 4 अपॉन फैक्टर 4। इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पे कह रहा है ये, एक हॉस्पिटल हैज, ये आपकी बुक का है, 20 किडनी डायलिसिस मशीन एंड दैट द चांस ऑफ एनी वन ऑफ देम malfunctioning during any day is 0.02। We want to find out the probability that exactly 3 machines will be out of service on the same day. Then can we use the binomial distribution to find out the probability? Yes, तो कैलकुलेट करो। तो दोनों से हम कर सकते हैं, पर रिजल्ट हमारे कौन सा अच्छा देगा, बताइए कौन सा अच्छा देगा, बाइनोमियल देगा कि पाइथन देगा। क्यों देगा पाइथन और बाइनोमियल क्यों देगा, बताओ। 0.000 है उसमें शायद,
यहाँ तो प्रोबेबिलिटी ग्रेटर है। हाँ, और वहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है 0.005। ओके, ग्रेटर है। और एन कितना है आपका? 20। 20 है सर। बाइनोमियल अच्छा रिजल्ट देना चाहिए तो हम दोनों से कर देंगे। यस सर। ठीक है, दोनों से कर देंगे, जो दोनों से कहा दोनों से कर देंगे, पर अच्छा रिजल्ट देगा हमारा। तो ये दो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, इनके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है बाइनोमियल के लिए, पाइथन के लिए भी, तो आप कर सकते हैं। फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी आती है तो मैंने कहा था प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं आप इसकी, बाइनोमियल पहले उनका पीडीएफ फार्मूला लिख दीजिए, फिर बताइए इसका मीन कितना है। बाइनोमियल का मीन एनपी है, वेरिएंस एनपीक्यू है, मीन बड़ा होता है वेरिएंस से। फिर पाइथन का लिखिएगा, मीन बराबर होता है वेरिएंस के लैम्डा। अब आता है दो आपके कोर्स में कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म। कंटिन्यूस मैंने कल ही बताया था कि जब हमारा वेरिएबल कोई भी वैल्यू ले सकता है तो वो होगा हमारा कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे आपने बताया था वेट, किसी पर्सन का वेट, तो वो जस्ट जंप नहीं करेगा। जैसे मान लो 60 वेट है तो 60 से 61 पे वो डायरेक्ट जंप नहीं कर रहा है, बल्कि 60 होगा, फिर 60.2, 200 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम, इस तरह से बढ़ेगा। तो यहाँ पे कोई भी रियल नंबर वैल्यू ले सकता है बीच में इनके, तो इसलिए यहाँ पे क्या जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारा वो कॉन्टिन्यूस होगा। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे नंबर ऑफ फोन्स इन ए हाउस, तो नंबर ऑफ फोन्स तो ये तो भाई हमारे नंबर ऑफ फोन्स 4 होंगे, 3 होंगे, 2 होंगे, ऐसा नहीं कि 4.2 होंगे या 3.2 होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या यूज करेंगे? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इसका भी फार्मूला है यूनिफॉर्म का, ए रैंडम वैल्यू सेट टू फॉलो द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इन द इंटरवल इज, ये 1/p और एक्स जो है वो लाई करेगा बिटवीन 0 से a से b। ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए अभी तो जैसे आपने कहा लेस देन 2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आपने 0+1 कर दिया था। हाँ, हम सम करके निकालते हैं और कॉन्टिन्यूअस में हम इंटीग्रल करके निकालते हैं, बस ये अंतर है दोनों में, बाकी सब चीजें। तो ऐसे इसका मीन कितना है? इसका मीन होता है a+b/2 और वैरियंस होता है b-a²/2। जब इसका जरूरत नहीं आपको याद करने की, इसका कोई आपसे मीन और वैरियंस नहीं पूछेगा। मेन वैरियंस पूछेगा तो पाइथन और बाइनोमियल का ही पूछेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसका, जो ये ड्रीम किया हुआ मैंने। चलिए इसको देखते हैं, पहले बाद में बात करेंगे। ए ट्रेन इज अराइव एट 5:30 PM, बट इन प्रैक्टिस जो ट्रेन का टाइम है वो 5:30 का, पर इंडिया में तो जनरली ट्रेन लेट ही आती है। तो ये क्या कह रहा है? बट इन प्रैक्टिस इज इक्वली लाइकली टू अराइव एट एनी टाइम बिटवीन 2 मिनट्स अर्ली और 30 मिनट्स लेट। बट ये देखा गया प्रैक्टिस में कभी कभी तो वो 2 मिनट पहले आ जाती है, या मतलब 2 मिनट से 30 मिनट्स लेट तक वो आ जाती है। लेट द टाइम अराइवल एक्सप्रेस एज मिनट फ्रॉम ड्यू टाइम बी एक्स। Sketch the PDF of fx of random variable x and shaded the area given below. The probability that the train is less than 10 minutes late. अब जो यहाँ पे वो कह रहा है, the probability that the train is less than 10 minutes late, इस बात की probability निकालो कि वो 10 minutes late होगी। The probability that the train is late but less than 16 minutes, और 16 मिनट से वो कम लेट होगी, ये निकालो। तो सबसे पहले हमें, क्योंकि जो ट्रेन है वो इस इंटरवल में कहीं भी आ सकती है, 2 मिनट लेट और 30 मिनट, सॉरी 2 मिनट पहले और 30 मिनट लेट। तो क्योंकि यहाँ पे उसके आने की पूरे इस इंटरवल में प्रोबेबिलिटी सेम है, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। ओके, तो यूनिफॉर्म लगेगा तो यहाँ पे क्या है, जो लोअर वैल्यू होगी उसे हम ए कहेंगे और जो अपर वैल्यू होगी उसको बी कहेंगे। तो लोअर वैल्यू है कि वो 2 मिनट पहले आ रही है, तो पहले आ रही इसका मतलब हम माइनस लगा सकते हैं, तो इसमें माइनस लगा दिया। और बाद आ रही है तो उसको हम 30 ले सकते हैं, क्योंकि हम लेट वाली चीज देख रहे हैं। तो ये हो गया हमारा एफ एक्स की वैल्यू 1/b - a होता है, तो बी की वैल्यू पुटअप कर दो आप 30, और ए की वैल्यू होगी -2, तो कुल मिला के 1/32 हमारा फंक्शन बन गया, और इसकी लिमिट -2 से 30 बन गई। अब क्या प्रॉपर्टी निकालनी है? प्रॉपर्टी दैट द ट्रेन इज लेस देन 10 मिनट्स, कि 10 मिनट लेट होगी। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी? -2 से 10 मिनट तक। क्या कह रहा है ना कि
ट्रेन इज लेस देन 10 मिनट्स। तो अगर मैं इसे देखूं, क्या निकालना है हमें, प्रोबेबिलिटी कि x जो है वो मेरी लेस देन 10 मिनट्स होगी। तो मैं यहाँ पे क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो मैं इंटीग्रल करूंगा इसका, कहाँ तक, 10 मिनट तक, 10 तक। और ये लोअर लिमिट क्या रहेगी, लोअर लिमिट में जहाँ पे हमारा ये लोअर लिमिट जो हमारी इसकी लोअर लिमिट है, तो -2। तो -2 से लेके 10 तक मैं इसका इंटीग्रल कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रेन इज लेट बट लेस देन 10 मिनट्स। लेट है ट्रेन और कितनी है, लेस देन 10 मिनट्स, तो यहाँ लेस देन 16 मिनट। अब लेट है तो हमारे जो वैल्यू होगी वो हमारी 0 से स्टार्ट होगी, -2 से नहीं होगी, क्योंकि -2 तो जल्दी आ जाती है। तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ से इंटीग्रल करना पड़ेगा हमें, -0 से लेके 16 मिनट तक। और एफ एक्स डी एक्स प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, तो एफ एक्स की वैल्यू हमारी पता ही है 1/32 है, इसका इंटीग्रल कर देंगे। तो आपको उसको ड्रॉ नहीं करना, इसमें लिखा था ना कि ड्रॉ भी करो, तो ड्रॉ की जरूरत नहीं है आपको, आप इतना तो कोई नहीं पूछेगा, इसे हटा दो, खाली फाइंड कर देते हैं। चलो आपके पास तो नोट्स नहीं, खाली फाइंड करना है। ओके, कोई आ रहा है एडमिट के लिए, आगे लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसको। सपोज द वेट ऑफ sugar obtained processing a tank of sugar cane juice is uniformly distributed with mean, अच्छा ये तो मीन दे दिया भाई यहाँ पे, और रेंज इतनी है, इसे रहने दीजिए बस, खाली ये क्वेश्चन ही कर लो इसका, बहुत है। अब आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी काफी इंपॉर्टेंट है और पूछ भी लेते हैं कभी कभी। एक बार आप रिव्यू कर लेना अपने पेपर्स, अगर आ रहा है उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो कर लेना, नहीं तो भाई छोड़ देना, ठीक है। तो क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका भी फार्मूला है, इसका फार्मूला है 1/σ√2π e⁻²⁻²। तो फार्मूला तो बड़ा टफ है भाई इसका, है ना, याद करना भी टफ है और इसे इंटीग्रल करना और भी टफ होगा हमारे लिए। तो इसके लिए क्या किया, जो स्टेटिशियन थे उन्होंने एक टेबल बना दी, उस टेबल का यूज करके हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। इसका मीन म्यू होगा और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। इन शॉर्ट वी राइट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज एक्स फॉलो, बोलते हैं इसको एक्स फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका मीन म्यू है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। कैरेक्टरिस्टिक पूछ सकते हैं कभी कभी, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शेप है वो ये वाली शेप होती है, जो हम कल बात कर रहे थे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये शेप होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो ये कर जो ये शेप है, ये जनरली जो आपने पहले ऑफिस होते थे वहां पे एक बैल होती थी, बैल, है ना, और उसको बजाते थे ऐसे ऊपर से हाथ मार के, यहाँ हाथ मारते तो आवाज आती टक, तो ये बैल शेप बोलते हैं इसको, कर्व को, इसलिए क्योंकि इसकी शेप बैल की तरह से होती है। अगर हम सामने से देखेंगे उस बैल को तो ये शेप दिखाई देगी, तो इसके कर्व का नाम रखा बैल शेप का। द कर्व ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंप्लीटली सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल है क्योंकि जैसा इधर बना हुआ है ऐसे इधर है, तो सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। इसका मीन मीडियन मोड, तीनों जो भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है उसके मीन मीडियन मोड बराबर होते हैं, तो उसका मीन मीडियन मोड बराबर होंगे। इसका मीन म्यू है, वेरिएंस इसका ये है, इट इज ए कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी हमने बना के दी थी, अगर पूछेगा तो। अब ये देखना है कि इसका क्वेश्चन आ रखा है नहीं आ रखा, देखो कोई, तभी कराऊंगा इसको, अदरवाइज कोई मतलब नहीं बनता। कौन देखेगा, डेबलो है, आप देखोगे, देखना कुछ क्वेश्चन आया होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, स्क्रीन शेयर करो, फिर मैं भी देख लूंगा, मैं बता दूंगा आपको कि आया कि नहीं आया। अगर एक बार भी आएगा तो हम कर लेंगे। लास्ट से चलो, जो भी तुम्हारे पास वो होगा, मतलब अर्लीस्ट है, ठीक है 90 देख लेंगे। चलो आगे, कंप्यूट द मीन ऑफ वेरिएंस तो कर लिया आपने, लार्ज वैल्यू इतना है, ये भी चलो आगे चलो, रोल डाई कर दिया तो ये काई स्क्वायर हो गया। जस्ट यहाँ पे रुको अभी। कॉल्स एट ए टेलीफोन स्विच बोर्ड अकर एट एन एवरेज रेट ऑफ 6 calls per 10 minutes. Suppose the operator leaves for a 5 minutes coffee break. What is the probability that exactly 2 calls occur while the operator is away? तो ये पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है,
अराइवल एवरेज रेट दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन की अभी मैं कराऊंगा इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो मुझे, और कहाँ पे शेयर करोगे? चलो मैं फोन में ले लेता हूँ, तो इसको मैं करा देता हूँ। चलो, हाँ चैट में कर दो, हाँ चैट में कर दो, सबको मिल जाएगा। ठीक, ठीक, चलो नेक्स्ट। ये मैंने बताया था, टाइम सीरीज का क्वेश्चन है। चलो, एनोवा आ गया, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ ये भी हो गया। चलो इसमें नहीं है, आगे बढ़ो, नेक्स्ट को पेपर ले लो। ये नहीं है, ये का स्क्वायर आ गया, ये एनोवा हो गया, ये देखिए क्या है, कोई, हाँ जी आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। ए फिलिंग मशीन इज सेट ऑफ द, इतने ही तो हमारे इसमें है शायद क्वेश्चन। चलो कर लेते हैं, 5 मार्क्स में आ गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मैं करा दूंगा। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन इसका मतलब आया हुआ है, तो हम इसको करते हैं। इसमें थोड़ी तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या कर रहा सर एकदम से सवाल को देख के कैसे पता चलता है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है? है। अच्छा चलो, देखो इसमें दिखाता हूँ, उसमें नॉर्मल ऑलरेडी कहा होगा, इसमें नॉर्मल में तो हमेशा बोलता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यही तो क्वेश्चन था। ए फिलिंग मशीन इज सेट टू pour इतना 1259 ml of oil into bottles, the amount of fill are normal distributed। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तो ये बात है कि नॉर्मल बोलेगा आपको, है ना, जनरली। वैसे तो आपके यहाँ पे इतना क्योंकि हाई लेवल का स्टैटिस्टिक्स नहीं है, तो आपके यहाँ तो बता देना चाहिए उसको कि यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पाइसन की तो मैंने बता दिया आपको पहचान क्या है, कि वहां या तो एवरेज रेट होगा या हमारा एन बहुत लार्ज होगा। तो एवरेज रेट देगा तो हमारा समझ लेना चाहिए पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन। और बाइनोमियल में मैंने बताया था कि एन बहुत स्मॉल होगा, 30 से कम। यूनिफॉर्म में जनरली बात हम करते हैं कि जो भी चीज आपको दी हुई होगी वो यूनिफॉर्मली होगी, मतलब उसमें जैसे यहाँ पे अभी हम कह रहे थे कि ट्रेन जो है मेरी -2 से 30 मिनट तक कभी कहीं भी आ सकती है, तो कहीं भी आ सकता है यूनिफॉर्म है। तो थोड़ा सा अब कुछ काउंटर एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ट्रेन का एग्जाम्पल है ये यूनिफॉर्म ही होता है, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है। या तो इसको ट्रेन की जगह मेट्रो कर देंगे, तो मेट्रो का मतलब भी तो वही है, ट्रेन ही। बस कर सकते हैं, तो इस तरह थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाएगा, पर रहेगा उसी तरह का ही। तो यहाँ पे तो नॉर्मल बिल्कुल कहेगा, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अच्छा, अब नॉर्मल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी निकालना सीखना है बस, ये जो थोड़ा थोड़ा जो मैथमेटिकल हो रहा है ना, तो कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, देखिए इफ ये हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है x ग्रेटर देन 95। तो अगर x ग्रेटर देन 95 निकालें, तो जो हम अभी यूनिफॉर्म में पढ़ के आए, तो भाई इसे इंटीग्रल कर दें 95 से कहाँ तक, अपर लिमिट तक। अपर लिमिट इसकी है -∞, और इसका पीडीएफ है वो है 1/σ√2 पाई फलाना ढिमकाना, इतना बहुत बड़ा। तो इससे तो हम प्रॉपर्टी नहीं निकाल पाएंगे, तो हम यूज करेंगे टेबल। अब टेबल देख लेते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या, तो टेबल के बेस पे करेंगे हम लोग। तो टेबल देखते हैं भैया, कहाँ है टेबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल है, ये टेबल। तो टेबल में जो वैल्यू दी हुई है वो 0 से दी हुई है किसी पॉइंट तक, जो एरिया दिखा रखा है ना शेडेड, वो प्रोबेबिलिटी दी हुई है, यानी 0 से लेके प्रोबेबिलिटी दी हुई है। लेकिन मैं एक बार और बता दूं आपको, थोड़ा सा मतलब ध्यान दीजिएगा प्लीज, कि जो ये कर्व बनता है, इसकी जो ये कर्व बना हुआ है ऐसे, इसकी जो टोटल एरिया, अगर मैं इस पूरे एरिया की बात करूं, तो ये पूरा एरिया 1 होता है। कितना होता है पूरा एरिया? 1। ओके, तो ये 1 एरिया है। और क्योंकि ये सिमेट्रिकल होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आधा एरिया कितना हुआ भाई? 0.5। 0.5 ये हो गया, और 0.5 हमारा इधर का हो, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब भी हमसे प्रोबेबिलिटी पूछेगा, सबसे पहले तो ये है एरिया ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल। तो पहले जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हमें स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, तब जाके हम इस टेबल का यूज करेंगे। अदरवाइज अगर स्टैंडर्ड नहीं बनाएंगे तो क्या प्रॉब्लम हमारे साथ आएगी, कि मीन किसका 20 होगा तो
अलग टेबल बनानी पड़ेगी। किसी का मीन 40 होगा, उसके लिए अलग टेबल बनानी पड़ेगी। किसी का मीन 10 होगा, 5 होगा, 2.5 होगा, सबके लिए अलग अलग टेबल बनानी पड़ती। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई पहले से स्टैंडर्ड बना लो, और स्टैंडर्ड बनाने से क्या होगा, उसका मीन हमेशा 0 होगा और वेरिएंस होगा 1। इसने क्या कहा कि भाई एक टेबल बना लो स्टैंडर्ड वाली, जिसका मीन तो 0 होगा, वेरिएंस 1। तो हम जितना भी हमारा जो डेटा है, वेरिएबल है, उसको पहले स्टैंडर्ड बनाएंगे, और स्टैंडर्ड बनाने के बाद हम इस टेबल का यूज करेंगे। तो स्टैंडर्ड कैसे बनाएंगे कि जो वेरिएबल x है, अगर हम उसमें से उसका मीन लेस कर दें और डिवाइड कर दें स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो जो हमारा नया वेरिएबल बनेगा उसे कहेंगे हम स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मीन लेस करना पड़ेगा और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो x को z में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम टेबल लगाना सीखेंगे। तो चलिए पहले सीखते हैं कि x को हम z में कैसे कन्वर्ट। तो हमारी जैसे सिंपल पहले एक और इस क्वेश्चन, Z को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, वेरिएंस। ये नॉर्मल है, और जेड को बोलेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है x ग्रेटर देन 95। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हमें पहले स्टैंडर्ड में बदलना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड बदलने के लिए मीन चाहिएगा, हमें मीन दिया हुआ है 80 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 5। ठीक है, तो चलिए, तो जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो एक्स की वैल्यू रख दी 80 और वाई की रख दी, सॉरी सिग्मा की रख दी 5। तो x कितना है, x तो हमारा x, हमें अब हमें जो काम भी करेंगे वो हम दोनों साइड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे था, तो हम इधर भी म्यू लेस करेंगे। हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है x इज ग्रेटर देन 95। तो जो आप इनइक्वालिटी में जो आप इधर करोगे वो इधर करोगे। तो इधर हमें क्या करना है, बदलने के लिए इससे हमें इसमें से 80 लेस करना है, और यहाँ का x है वो जगह तो लिख दो आप, और ये कितना हुआ 95 माइनस 80 अपॉन 5। तो ये 15 अपॉन आ गया। ओके, सर आपका ये बहुत हमारा हो स्लो गया हो रहा है। जेड। जी। हाँ दोबारा, कि भाई क्योंकि टेबल हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल की है, तो सबसे पहले जो हमें निकालना है उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 95। तो x के लिए तो टेबल है नहीं हमारे पास, या तो फिर इंटीग्रल करो, इंटीग्रल करना तो बहुत भारी है इसका, क्योंकि नॉर्मल का तो पीडीएफ बहुत टफ है। तो इसका मतलब हमें इसे बदलना पड़ेगा। तो बदलने के लिए हमें क्या करें, स्टैंडर्ड बदलने के लिए भाई हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मीन लेस करना पड़ेगा। चलो भाई मीन लेस कर देते हैं दोनों साइड से, यहाँ जो काम करोगे वो इधर भी करना पड़ेगा, 95 माइनस, और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है 5, 5 से डिवाइड कर। तो ये तो बन गया हमारा जेड, इसका ओरिजिन स्केल चेंज कर दिया जैसे, ये तो बन गया जेड, और ये हो गया जेड इज ग्रेटर देन, ये हो गया 3। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जेड इज ग्रेटर देन 3। पर जो टेबल दी हुई है वो तो 0 से दी हुई है, ये पूछ रहा है 3 से, और टेबल दी हुई है 0 से। अब क्या पूछ रहा है, जैसे ये मान लो कर्व बना दिया हमने नॉर्मल कर्व, तो नॉर्मल कर्व में ये तो 0 होता है, और इधर माइनस इन्फिनिटी होता है, और इधर प्लस इन्फिनिटी होता है। तो हमें चाहिए इसमें इंडिकेट करो कि 3 कहाँ लाई करेगा। तो जनरली यहाँ तक का जो एरिया है, ये बड़ी जो कर्व यहाँ तक डाउन आता है 3 होता है। तो यहाँ कहीं भी लगा सकते हो आप, यहाँ भी लगा सकते हो 3, यहाँ भी, क्योंकि हमें जस्ट एज रिप्रेजेंट करना है। तो ये 3 है, हमें एरिया चाहिए ये वाला, हमें ये चाहिए यहाँ का, यहाँ तक का। ठीक है, ये चाहिए हमें, प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए, ग्रेटर देन 3। अब हमें जो प्रोबेबिलिटी दी हुई वो 0 से, जो टेबल में है वो तो 0 से दिया हुआ है। तो ये पता है कि ये कितना है, हाफ, इसकी वैल्यू कितनी है इधर से इधर तक की एरिया, 0.5। अगर 0.5 में मैं इधर वाला एरिया लेस कर दूं तो क्या बचेगा मेरे पास, बताओ, ये वाला एरिया बच जाएगा। दोबारा देखो, अब हमें क्या करना है, हमारा सेकंड काम है कि हम इसको 0 से, जो भी प्रोबेबिलिटी है उसको 0 में कन्वर्ट करें। ये तो ग्रेटर देन 3 है। अब हमें 0 बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 0 बदलने के लिए हमें ये हमें निकालना है 3 से बड़ा, 3 से बड़ा तो ये बैठेगा सारा एरिया। ये पता है हमें, ये 0.5 है, इधर वाला एरिया यहाँ से यहाँ तक का 0.5 एरिया है। तो 0.5 में से अगर मैं ये वाला एरिया लेस कर देता हूँ, तो मेरे पे ये एरिया बचेगा इधर वाला। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं,
हम इसको लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0.5 माइनस 0 से लेके कितने तक, 0.3 तक। 0 से लेके हमने इस पॉइंट तक का एरिया घटा दिया, तो 0 से लेके 3 तक। अब इसकी वैल्यू टेबल से देखते हैं। चलो टेबल ओपन करते हैं। तो 0 से लेके 3 तक, 3 तक, तो यहाँ पे क्या है टेबल में, ढूंढो जेड की वैल्यू 3, ये जेड दिया हुआ है, जेड लेना है 3, 3 3 3 3 3 3 3, ये रहा। ठीक है, अगर हमारे पास मान लो, पहले और सीखो, अगर मान लो मुझे देखना होता जेड इज इक्वल टू 2 सॉरी 1.26 देखना होता, 1.26, तो पहले हम चलते इधर, पहले 1 पे पहुंचो, 1 1 1 1, ये मिल गया 1। अब 26 कहाँ से लें, 26 ये देखो ये दिया हुआ, तो 1.2 पहले हाँ 1.2 चलते हैं, सॉरी 1.2 पहुंच गए। अब 6 कहाँ से लाएं, तो 6 है इधर, तो 1.2 ये हो गया 1.1, ये वाली लाइन हो गई 1.22, ये वाली लाइन होगी 1.23, ये होगी 4, ये हो गया, ये हो गया 6, तो ये हो गया 6। हम इसमें यहाँ से हम चलेंगे 1.2 से और 6 तक गए, तो ये वैल्यू हो गई हमारी। ओके, अब हमें देखना है 3, तो 3 तो सिंपल पॉइंट तो है ही नहीं, हम सीधा 3 पे पहुंच जाए, तो 3 पे वैल्यू 0 पे देख लेते हैं, 3.0 देख लेते हैं, 3.0 ये, तो ये वैल्यू हम वहाँ पे पुट अप करेंगे। अभी और भी करेंगे क्वेश्चन, तो आपको और आइडिया हो जाएगा। तो हमने क्या करा यहाँ पे, ठीक है, ये वैल्यू थी, आंसर। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल, ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालो लेस देन 72, तो काम वही है कि सबसे पहले इसे हम स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करें। चलो अब इसे कराओ स्टैंडर्ड में कन्वर्ट। क्या करें फिर, यहाँ भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, x इज लेस देन 70, क्या करें भाई, फिर मीन लेस करें, x माइनस 80, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड 5 से, 72 माइनस 80 डिवाइड बाई 5, तो ये तो हो गया सेट। और ये कितना हुआ, 72 माइनस 80, 8, 8 डिवाइड बाई 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो 1.6 आ गया माइनस के। तो कौन सा एरिया चाहिए भाई, फिर देखो, कर्व ड्रॉ करना है, कर्व ड्रॉ कर लो। ये नॉर्मल कर्व बनाया, ये 0 है, तो माइनस किधर पड़ेगा, ये इंफिनिटी है प्लस का, माइनस किधर पड़ेगा, लेफ्ट साइड के राइट साइड, लेफ्ट पड़ेगा, यानी ये पड़ेगा, ये मान लेते हैं 1.6 है माइनस। तो हमें कौन सा चाहिए एरिया, इससे कम, इससे कम, तो ये हो गया, ये चाहिए हमें वैल्यू। अब इसको फिर पॉइंट में तोड़ के लिखेंगे, तो हमें 0 चाहिए, क्योंकि टेबल तो 0 से दी हुई है, तो 0 से लेके ये एरिया कितना है, ये यहाँ तक का एरिया 5 है, 0.5, तो 0.5 माइनस यहाँ से यहाँ तक का एरिया, प्रोबेबिलिटी माइनस 1.6 से जेड 0 तक, और जेड जो है सिमेट्रिकल है, तो माइनस 1.6 से 0 का हो या 0 से 1.6 का हो, दोनों की बात एक, यानी यहाँ का इधर जाओ, इधर का एरिया देखो 1.6 तो बराबर ही होगा, क्योंकि टेबल में तो राइट टेक हुई है, राइट साइड, तो 0 से लेके एड 1.6 कर सकते हैं, क्योंकि सिमेट्रिकल है। इसकी वैल्यू फिर टेबल से देखेंगे, तो टेबल से देखेंगे 1.6 देखना है, 1.6 देखते हैं, तो पहले चले 1.6, तो कितनी है 0.44। वैसे आपको वैल्यू देगा, टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको देखने की, वैल्यू देगा, जैसे अभी क्वेश्चन करेंगे उसमें जो एग्जाम में आता है ये वाला वैल्यू दी हुई है, तो ये क्या कहते हैं, अटक गया फिर, अब चल रहा है या अटक गया है, अटक गया सर। नहीं, अटक गया है सर। अब हमें निकालनी है थर्ड प्रोबेबिलिटी निकाल, देखो ये तीनों तरह की प्रोबेबिलिटी आ सकती है, इसलिए इसमें जो हमने केस लिया तीनों तरह का ले लिया, लेस देन भी ले लिया, ग्रेटर देन भी ले लिया, अब बचता है बिटवीन, यहाँ से लेके यहाँ तक का। इसको कैसे करेंगे, फिर वही काम करना है कि हमें मीन लेस करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करना है, तो ये ले लिया हमने, 80 लेस कर दिया और 5 से डिवाइड कर दिया,
तो इसको जब डिवाइड करेंगे 3.9 आ गया, ये 2। अब इसको तोड़ना बहुत आसान है। देखो ये है -3.9 से यहाँ तक का एरिया चाहिए, तो इसको हम ले सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का एरिया प्लस यहाँ से यहाँ तक का एरिया कर सकते हैं, तो जीरो मिल गई हमें साथ में। तो ये ले लिया हमने -3.9 से 0 तक और 0 से लेके 2। ठीक है, अब 0 से लेके 2 तक की वैल्यू तो टेबल से देख लेंगे, और इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि सिमेट्रिकल है, इसको हम लिख सकते हैं 0 से लेके 2.9 तक, ऐसे लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू भी टेबल से देख सकते हैं, इसकी भी टेबल से। तो 0 से अब देखो 2 वैल्यू कितनी आ रही है, तो 2 पे वैल्यू कितनी है 0.4472, और 3.9 की वैल्यू कहाँ है, 3.9 की वैल्यू वैल्यू, तो 3 पॉइंट जो वैल्यू 3.9 की जो 3 से ऊपर की जितनी वैल्यू होती है 0.5 ले लेते हैं। देखो 3 पे ही वैल्यू 0.999 हो गई, 4.99। तो अगर अब 3 से ज्यादा आता है तो हम उसको 5 मान लेते हैं, 0.5। तो इन्होंने यहाँ पे सीधा उसको 0.5 रखा, तो 0.5 ऐड कर दिया। तो इस तरह से हम लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू की, सॉरी, बिटवीन की निकाल सकते हैं। अब जो क्वेश्चन आया उसको देखते हैं। ए फिलिंग मशीन इज सेट टू प्योर for 952 ml of oil into bottle. The amount of fill are normal distributed with a mean. तो ये तो मीन दे दिया। And standard deviation 4. Use the standard normal table to find out the probability that bottle contain oil between this and this. ये निकालना है कि इसके बीच में लाई करेगा। चलो भाई करते हैं। तो हमें क्या निकालना है, 952 से जो वेट होगा वो हमारा प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी 952 से यहाँ पे इक्वल टू लगाओ या लेस देन, मतलब इक्वल टू लगा भी सकते हो क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस में किसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो आप यहाँ पे इक्वल टू लगा लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। पर डिस्क्रीट में लगाना पड़ेगा क्योंकि डिस्क्रीट में तो हर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी होती है। अब इसको फिर स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे, तो स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने का वही फार्मूला है कि भाई मीन को लेस करो। तो मीन कितना है इसका 952, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है x माइनस 952 और डिवाइड बाई 4। यहाँ भी करते हैं 956 माइनस 952 डिवाइड बाई 4। तो ये तो जीरो हो गया। चलो, तो ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी 0 से लेके दैट, ये कितना हो गया, डिवाइड करेंगे 4 1, ये 1। अब ये जो क्वेश्चन आप दिखा रहे थे देवल देवलो, तो उसमें ये ऑलरेडी गिवन था 0 से लेके 1 की प्रोबेबिलिटी ये कितना है, तो वहां से देख के सिंपल रख देंगे, आंसर आ गया। नहीं तो हम टेबल देखेंगे। टेबल क्या है भाई, 1 पे देख लेंगे, 0 से लेके 1 1 1 1, तो कितना है 3.341। सिंपल निकाल सकते। तो ऐसे आप कोई भी कर सकते हो। और देखते हैं, तुम्हें कर लेना इसको कहीं पे क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है। द नंबर ऑफ पीपल हु विजिट ए हिस्टोरिक मोन्यूमेंट इन ए वीक इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन कितना है और स्टैंडर्ड डेविएशन 6। कंसीडर द प्रोबेबिलिटी, कंसीडर क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फीवर देन इतने पीपल विजिट द वीक इन ए वीक। तो क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो एक्स है मेरा वो लेस देन वो 900 9000 से। तो फिर वही काम करेंगे कि प्रोबेबिलिटी एक्स माइनस मीन कितना है 10,500 डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन 600 लेस देन 900 9000 अपॉन माइनस 10,500 अपॉन 600। तो ये तो हो गया जेड, तो ये तो बन गया जेड, और ये हमारा हो गया 10,000 दिस, तो कितना बचेगा भाई, कितना 5,000। ऐसे कर लें, तो और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 से 0 कट गए, 0 से 0 कट गई, 2.5 आ गया।
अब इसे फिर ग्राफ बना के देख लो, है तो ग्राफ से बहुत आसानी से पता चल जाता है कहाँ है। तो 2.5 मान लेते हैं माइनस का, क्या चाहिए इसे छोटा, ये वाली वैल्यू चाहिए। तो 0.5 में से हम यहाँ से यहाँ तक प्लस कर दें, तो अगेन इसको हम लिख सकते हैं 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी माइनस 2.5 से दैट 0 तक, और इसको फिर अगेन 0 से लिख सकते हैं 2.5 तक। तो 2.5 की वैल्यू देख लेते हैं कितनी है। तो 2.5 की वैल्यू कितनी है, 2.5 वैल्यू 0.49 आंसर आ गया। तो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें यूज करनी पड़ेगी टेबल, क्योंकि हम एंट्री कर सकते हैं इतने बड़े पीडीएफ का। तो हम इस तरह से हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पूरे हो गए। अब बचते हैं टेस्ट, टी टेस्ट, और दो टेस्ट तो मैंने कराई थे काई स्क्वायर। अब टी टेस्ट के दो टेस्ट आपके एग्जाम में आए हुए हैं। टेस्ट कराना, टेस्ट कराना, जो एग्जाम में भी नहीं आया, तो आप उनको काट दीजिएगा, क्योंकि ऐसे लोड बढ़ जाएगा आपके ऊपर। 41 एग्जाम में नहीं आई हुई उनको काट। तो ये तो एग्जाम में आया हुआ है, लिखने के लिए भी आया हुआ है और वैसे भी आया हुआ है, इंडिपेंडेंस एट्रीब्यूट। और 41 में सर, 41 में। एक है पेयर टी टेस्ट। तो पेयर टी टेस्ट कर लेते हैं। पेयर टी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके शॉर्ट नोट के लिए भी आता है और वैसे भी। 3-4 टेस्ट ही कराऊंगा मैं आपको। ये है पेयर टी। पेयर टी टेस्ट लिखने के लिए भी आता है एग्जाम में, क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो पहले समझना पड़ेगा कि पेयर पेयर डेटा क्या होता है और टेस्ट क्या काम करता है। टेस्ट हमारा जनरली, मान लो कोई कंपनी ये क्लेम कर रही है कि जो एवरेज माइलेज है मेरी कार का वो 30 किलोमीटर पर लीटर है। तो उसको क्लेम कर रही है कंपनी कितना है, जनरली आप एडवर्टाइजमेंट में देखते ही हैं सब चीजें। तो उसको हम क्या टेस्ट कर सकते हैं कि कंपनी झूठ बोल रही है कि सच बोल रही है? यस, हम कर सकते हैं। और उसका वो कर सकते हैं हम, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस मैंने तो पूरा उसमें बड़ा लिखा हुआ है, पर आप इतना बड़ा ना करें, खाली टेस्ट ही करके चले जाएं। ठीक है, तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में आता है पेयर टी टेस्ट। तो पेयर टी टेस्ट जनरली तब यूज होता है जब हमें डेटा बिफोर आफ्टर दिया हो। यानी हमने क्या किया, पहले आपका टेस्ट ले लिया इसका एमएसटी, सॉरी एमएसटी बोल रहा हूँ, PCS40 का टेस्ट आपको मैंने बना के दे दिया, वही से करो। फिर मैंने आपको क्लासेस ली आपकी, और फिर आपसे दोबारा टेस्ट लिया। तो मुझे चेक करना है कि क्या क्या टीचिंग इम्प्रूव कर रही है आपके नॉलेज को, इस स्टेटिस्टिक्स नॉलेज को। तो अगर हमें ऐसे चेक करना हो तो हम लगाएंगे पेयर टी टेस्ट। पेयर्ड इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि एक ही इंडिविजुअल से हम दो बार डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। एक तो डेटा मैंने आपसे पहले कलेक्ट किया और दूसरा टीचिंग के बाद कलेक्ट किया, तो इसलिए मेरा जो डेटा कहलाएगा पेयर। जैसे हम लोग आप शुगर शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनसे भी दो बार कलेक्ट करते हैं, बिफोर फास्टिंग और आफ्टर मील। पहले खाली पेट होता है शुगर का टेस्ट, और फिर मील लेने के बाद कुछ खिला देते हैं, उसके 2-3 घंटे बाद करते हैं। तो हम सेम इंडिविजुअल से दो बार डेटा कलेक्ट करते हैं, तो वो कहलाता है पेयर। और पेयर्ड वैसे अगर पहचानना हो तो जनरली बिफोर आफ्टर लिखा होता है डेटा, बिफोर आफ्टर। तो देवलो जरा करना स्क्रीन शेयर, क्योंकि एक क्वेश्चन था टी टेस्ट का, पेयर टी टेस्ट का मैं देखना था जरा। अभी मुझे कल भी क्लास ले लेंगे, अभी जो एक क्वेश्चन था उसको भी करा दूंगा। चलो, पहले में था। हाँ, ये आ गया। द पल्स रेट ऑफ 6 people were recorded before and after taking a new drugs। तो पहले पल्स रेट देखी, फिर उसको एक ड्रग दी, फिर पल्स रेट देखी। तो कैन वी से
देयर इज ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन पल्स रेट, क्या उसकी पल्स रेट वाकई बढ़ गई है, हमें चेक करना है 5%। तो 10 नंबर क्वेश्चन आया देखो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, चलिए स्टॉप कर दीजिएगा इसको। जब हाँ नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेंगे, जैसे आपने वहाँ बनाई थी जब हम का स्क्वायर टेस्ट कर रहे थे, तो देखिए ऐसे ही बनाएंगे हम यहाँ पे। इसकी पूरी कहानी है, पर कहानी तो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं बस कहानी समझा नहीं रहा, पहले बस सिंपल आपको कैसे टेस्ट अप्लाई करोगे यही बता रहा हूँ। तो पेयर टी टेस्ट क्योंकि थ्योरी में भी पूछ लेते हैं, तो इसको थ्योरी के हिसाब से बनाया है। तो पहले बताया पेयर व्हेन टू सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट एंड ऑब्जर्वेशन आर रिकॉर्ड ऑन द सेम इंडिविजुअल्स और आइटम्स। हम क्या कर रहे हैं, सेम इंडिविजुअल से, सेम पेशेंट से, सेम आइटम से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। जनरली सच टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन आर रिकॉर्डेड टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ पर्टिकुलर ट्रेनिंग, डाइट, ट्रीटमेंट, मेडिसिन। जनरली जो ये काम आता है, ये किसी मेडिसिन को देखने के लिए कि इफेक्टिव है कि नहीं है, किसी ट्रेनिंग को देखने के लिए इफेक्टिव है नहीं है, जैसे टीचिंग मैंने बताया, किसी डाइट, डाइट हमने दी, आजकल तो वेट कम करने का प्रचलन ज्यादा है, तो वेट हमने प्रॉपर डाइट दी, फिर देखा इसका वेट कम हुआ कि नहीं। तो in such situation, the observation are recorded before and after the insertion of training, treatment, etc. As the case may be. For that we use pair t test. तो मान लेते हैं पहली जो ऑब्जर्वेशन है वो x1 है, उसी की सेम पर्सन की ऑब्जर्वेशन y1 है, इसकी x1 है, इसकी x2 है दूसरे वाले पर्सन की। भाई ऐसे करोगे ना आप, मान लो मैंने पहले वेट लिया तो पहले वेट को मैंने x कहा, दोबारा वेट लिया तो y1 कह दिया, इसको x2 कहा सेकंड वाले को, इसको y2 कह दिया। और तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं, और डी क्या है हमारा, एक्स आई माइनस वाई आई, यानी इनका डिफरेंस निकाल लो। जो दिया हुआ डेटा ये बिफोर वाला डेटा है और ये आफ्टर वाला डेटा है, तो इसका पहले डी निकालो। तो डी क्या है मेरा, एक्स माइनस वाई, तो इसमें से लेस कर देंगे, इसमें से लेस कर देंगे। अब स्टेप क्या है इसके, कि फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी टेस्ट आप लगाओगे सबसे पहले नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या लिखोगे, नल एंड अल्टरनेटिव, कोई भी टेस्ट आ जाए तो पहला स्टेप यही रहेगा कि हम नल हाइपोथेसिस लिखेंगे, अल्टरनेटिव। तो नल हाइपोथेसिस क्या लिख सकते हैं इसमें हम, कि दोनों का मीन बराबर है, कि भाई दवाई जो हमने डाली थी उसमें पहले ही पल्स रेट इतना था, बाद में पल्स रेट इतना ही, ठीक है, कि दोनों का पल्स रेट बराबर है। तो ये लिखो जी, ये लिखो, तो बस एक ही लिखते हैं हम, ये वाला लिखते हैं। अब क्या हो सकता है इसका अपोजिट, इसका अपोजिट लिखेंगे, इसका अपोजिट क्या बनेगा, नॉट इक्वल टू। तो ऐसे लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू, अगर ये लिखना चाह रहे हो तो ये लिख सकते हैं। अब वो कह रहा है कि अगर हमारा वो कह रहा है बंदा, जैसे अभी था कि न्यू डाइट, न्यू पल्स रेट, पल्स रेट हमारी इफेक्टिव होगी, या मैं कहूं कि मेरा जो वेट है वो कम हो गया भाई बाद में, ये ट्रेनिंग, या मैं चलो उससे लेते हैं, बच्चों के मार्क्स से लेते हैं, कि मैंने पहले टेस्ट लिया आप लोगों का, तो पहले 10 में से किसी के 2 मार्क्स आए, 3 आए, किसी के 5 मार्क्स आ गए, बाद में मार्क्स हो गए जी हमारे, ये वाई है, बाद में मार्क्स मारते हैं, इसके 5 हो गए, इसके 7 हो गए, इसके 8 हो गए, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि ट्रेनिंग इफेक्टिव है कि नहीं है, ये चेक करना है। तो ट्रेनिंग इफेक्टिव का मतलब क्या है, ये तो पहले वाला मीन है और ये बाद वाला मीन है, तो ट्रेनिंग कब इफेक्टिव मानी जाएगी, जब बाद वाला मीन कम होगा कि ज्यादा होगा, ज्यादा। ज्यादा होगा। तो यानी वो ये चेक करवाना चाह रहा है आपसे। तो म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू, तो इसका हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव पे सबसे पहले जो वो बताता है उसको लिख लेते हैं, है ना। और या तो आप लैंग्वेज में लिखाओ, क्योंकि आपको तो बस जस्ट आइडिया चाहिए, तो जो वो कह रहा है उसको तो लिखते हैं हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। वो कह रहा है कि भाई मीन ज्यादा होगा या मीन इफेक्टिव होगा, या जो उसकी पल्स रेट है या न्यू न्यू ड्रग्स है वो इफेक्टिव होगी, तो वही लिख देंगे या न्यू ड्रग्स इज इफेक्टिव। और इसका कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं हमेशा नल, कि भाई जो नई ड्रग्स है वो इफेक्टिव नहीं है, दोनों का जो बराबर जो ड्रग्स है उसका कोई इफेक्ट नहीं आया। अगर सिंबॉलिकली लिखना है तो सिंबॉलिकली ऐसे बनेगा। तो मैं एक बार इसे इरेज कर देता हूँ, फिर दोबारा बताता हूँ। सिंबॉलिकली आप लिखना पड़ेगा पहले कि भाई मान लेते हैं, क्योंकि 10 नंबर का है तो वैसे तो बड़ा अच्छे से करके आना चाहिए, 10 नंबर तो ऐसे तो देगा नहीं आपको। पहले बताना चाहिए कि म्यू डी तो मेरा बिफोर मीन है और म्यू ए मेरा आफ्टर मीन है। तो वो चाह रहा है कि ये इफेक्टिव होगी, मेरे ट्यूशन मेरा इफेक्टिव होगा, मेरी कोचिंग इफेक्टिव होगी, तो ऐसे बन जाएगा। और इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट बताइए क्या होगा,
म्यू बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू ए। ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू ए। तो जिसमें इक्वलिटी साइन आएगा उसको तो H0 मान लेंगे, और जिसमें इक्वलिटी साइन नहीं आएगा उसको H1 मान लेंगे। H0 को बोलते हैं नल हाइपोथेसिस, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ऐसे कोलन लगा के बनती है। ठीक है, तो ये तरीका है नल हाइपोथेसिस बनाने का अल्टरनेटिव। पहले स्टेटमेंट लिखो जो भी चाह रहा है वो, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट लिखो, अपोजिट लिखो, और फिर जिसमें भी इक्वलिटी साइन दिखाई दे उसको नल कह दो और दूसरे वाले को अल्टरनेटिव कह दो। तो सबसे पहला स्टेप होता है ये। तो हमने ये, अगर आप थ्योरी लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेट अप नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और ऐसे आप एग्जांपल से दिखा दो। ये वाली कहलाती है वन टेल, क्योंकि इसमें भाई ये लेस देन कह रहा है तो वन टेल है। और जिसमें नॉट इक्वल टू बनेगा, न्यू बी इज इक्वल टू नॉट ए, तो वो कहलाएगी हमारी बोथ टेल, क्योंकि हम ये छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, इक्वली तो नहीं है, छोटी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है, तो बनेगा बोथ टेल। ठीक है, तो फिर क्या करना है, हम जब कोई टेस्ट ये बना ली, अब इसको टेस्ट करना है तो हमें कुछ, क्योंकि हम जो टेस्ट कर रहे हैं वो सैंपल के बेस पे कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ एरर हो सकती है। तो आफ्टर सेटिंग द नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिवली डिसाइड द लेवल ऑफ, उसे बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एरर को। जनरली हम लेते हैं इसको 5% या 1%। आपके क्वेश्चन में तो ये देगा कि भाई 1% लेना है, 5% लेना है। फिर हम टेस्ट डिसाइड करते हैं कौन सा टेस्ट लगाएंगे, और उसका फार्मूला लिख देते हैं। तो फार्मूला इसका क्या है, वो है टी इज इक्वल टू डी बार अपॉन एस टी डिवाइड बाय अंडर रूट एन। क्या है, डी बार एस डी, डी बार क्या है, मीन ऑफ डी। तो डी तो आपने निकाल लिया दोनों का डिफरेंस करके, तो ये आया 2, मान लो 6 आया, 5 आया, जो भी आया। अब उसका मीन तो निकाल सकते हो आप, इन सबको ऐड तो करना है। और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हो। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला कितना है, 1/n-1 होता है सैंपल के लिए, समेशन टी माइनस टी बार का होल स्क्वायर। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, और इस फार्मूले वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो वार वैल्यू रखते टाइम मैंने देखा है कि ये जो है ना, ये डिवाइड भूल जाते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये डिवाइड है। या तो आप इसे ऊपर लेके जाओ एन को, है ना, क्योंकि डिवाइड के डिवाइड ऊपर चला जाएगा ना एन। ये बता दिया फार्मूला क्या है इसका, ये तो ये फार्मूला लगाओ, अगर इंटीजर है टी बार तो ये लगाएंगे, नहीं तो ये लगाएंगे। अब क्या करेंगे हम, ये इसकी वैल्यू सैम वैल्यू डी बार की वैल्यू आ जाएगी, एस स्क्वायर की आ जाएगी, यहाँ पुट अप करके इसकी वैल्यू निकाल। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टेटिस्टिक, निकाल ली। अब हम टेबल से वैल्यू देखेंगे, दोनों की कंपैरिजन करेंगे। अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू, टी कैलकुलेट बोलते हैं उसको, अगर वो बड़ी है टी टेबुलेटेड से, जो टेबल से देखेंगे, तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। तो क्या होगी हमारी, नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्ट। ये लिख दिया। After that, we compare calculated value test statistic obtained step this with the tabulated value. Critical tabulated को critical value बोलते हैं। This then calculated value बड़ी है tabulated, then we reject the null hypothesis. Otherwise, we may accept the null hypothesis. ये मतलब मेथड हो गया। अगर आपको ये मेथड खाली शॉर्ट नोट में पूछ लिया तो आप ऐसे लिख के जाओगे। अब यही काम हमें किस में करना है, टेस्ट में करना है। तो जैसे वो क्वेश्चन था तो हम उस टेस्ट को करेंगे। ठीक है, अब टेस्ट लगाते हैं। ग्रीन वाला ही करना है आपने, ये वाला कर लेते हैं। ग्रीन कर दूं जिससे आप अपने नोट्स में ग्रीन कर लेंगे। वो भी करेंगे जो दिया हुआ है। देखते हैं। ए ग्रुप ऑफ 12 चिल्ड्रन वाज टेस्टेड टू फाइंड आउट हाउ मेनी डिजिट दे वुड रिपीट फ्रॉम मेमोरी आफ्टर हियरिंग देम वंस। कि भाई ये देखना चाह रहे थे कि बच्चा एक बार सुनने के बाद कितनी देर तक उसे याद रख सकता है, या डिजिट बोल दी से ये नाम बोल दिए, है ना, रैबिट के एनिमल्स के नाम बोल दिए कुछ भी, और वो बच्चा पूछ रहे हैं भाई, उसे तो पूछा हमने, पहले बता दिया उसको, फिर पूछा बता अब तुम बताओ क्या क्या बोला हमने। तो फिर हमने उसको टेस्ट, ये हमने उसका क्या किया, पहले शुरू में टेस्ट ले लिया, तो बच्चा क्या कर रहा है, 10 में से 6 बता रहा है, कभी दूसरा बच्चा 4 बता पा रहा है, तीसरा 5 ही बता पा रहा है। फिर हमने उसको प्रैक्टिस कराई। ठीक है, फिर दोबारा टेस्ट लिया, तो फिर 6 बताया, दूसरे वाले में 6 बताया, इसने 4 बताया, 7 8 ऐसे वैल्यू आई। अब ये क्या कह रहा है फिर, assuming that the normal distribution follow कर रहा है, is memory practice session improve the performance of the children। क्या परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी चिल्ड्रन की, तो हमें परफॉर्मेंस कब बढ़ेगी, कि जब हमारा म्यू बी ग्रेटर होगा, सॉरी म्यू ए ग्रेटर होगा। तो मान लेते हैं फिर कि भाई म्यू बी तो मेरा पहला है, मार्क्स उसके एवरेज मार्क्स, और ये म्यू मेरा क्या है, आफ्टर मार्क्स है। तो जब परफॉर्मेंस कब बढ़िया होगी, जब म्यू ए यानी म्यू ए बड़ा होगा जिससे।
तो यह हाइपोथेसिस बना ली। इसने 1 2 मान लिया, तो आप दोनों तरह से मान सकते हो। अब हमने टेस्ट स्टेटिस्टिक लगाई, अब ये सब कैलकुलेट करना है। तो पहले तो टी निकालो, तो हमने क्या करा, टी निकाल लिया। कैपिटल लिखो है कि या स्मॉल, टी एक्स माइनस वाई, ये निकाल लिया टी। फिर इसका मीन निकाला, तो -14 आ गया, डिवाइड बाई 12, तो 1 पॉइंट माइनस के लिए आ गया। अब ये तो भाई इंटीजर तो आया नहीं, तो इंटीजर नहीं आया तो ये फार्मूला लगाएंगे हम। अब इसके लिए क्या चाहिए, डी स्क्वायर चाहिए, तो डी स्क्वायर निकाल लिया हमने, ये डी स्क्वायर आ गया और इस फार्मूले में वैल्यू रख दी, ये 1.5 दिया। अब इसकी कैलकुलेट कर ली वैल्यू, तो डी बार अपॉन दिस, तो ये आ गया -3 पॉइंट। अब टेबल से देखेंगे वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू टेबल से देखेंगे, आपको तो गिवन होगी, आपको टेबल नहीं देखनी। अगर देखना चाहते हो तो टेबल भी देख लेते हैं, टेबल हमारे पास होगी, टेबल है कैसे, आपको ये देगा वैल्यू, टेबल की जरूरत है नहीं आपको, है ना। जो वैल्यू देगा वो होती है हमारी, ये जो टी है हमारा, वो n-1 डिग्री फ्रीडम पे होता है। अभी मैं बताऊंगा एन डिग्री फ्रीडम क्या मतलब है। जो आपको उसका फार्मूला देखोगे, कहाँ गया, ये लिखा है टी n-1 डिग्री, एन माइनस, तो वो क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग, उससे कंपेयर कर लेंगे। अगर कैलकुलेटर बढ़ी आई तो रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज चलो। कौन करेगा कौन करेगा, चलो देवलो ही तुम ही करो, मैं स्क्रीन स्टॉप कर देता हूँ, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन निकालो पहले, स्क्रीन शेयर करो, फिर बताता हूँ क्या क्या करना है, मैं बताऊंगा क्या करना है। ये क्वेश्चन आ गया। अब देखो क्या कह रहा है, द पल्स रेट ऑफ 6 people were recorded before and after taking a new drug this, तो पल्स रेट, ऑफ्टर द पल्स रेट, यू कैन से देयर इज a significant increase in the pulse rate। तो पहले वालों मान लिया पल्स रेट हमारी म्यू 1 है, और दूसरे का मान लिया म्यू 2 है। तो क्या चीज क्या रहा है, ये लिखो म्यू 1, दूसरा लिखो म्यू 2, बताइए क्या क्या चाह रहा है ये? बड़ा लगा तो साइन बढ़ेगा। अब इसका अपोजिट लिखो, क्या बनेगा, H0 नहीं लिखने के अभी, पहले इसका अपोजिट बनाओ, बताओ क्या बनेगा इसका अपोजिट, लगाओ, लिखो लिखो, म्यू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू 2। अब बताओ कौन सा नल लेंगे इसमें से हम, सेकंड वन इक्वल टू जिसमें वाला। जिसमें इक्वल टू होता है नल लेंगे ना? तो ये तो हो गया H0, और वो हो गया H1। ठीक है यहाँ तक। अब हमें कैलकुलेशन करनी है, ये तो नल हाइपोथेसिस बन गई, एक नंबर आपका यहाँ पे मिल जाएगा। अब बनाएंगे हम, चलो बनाओ टेबल एक, थोड़ा, हाँ, यस, और ऊपर से, हाँ बनाओ, ठीक है, बस बस बस, चलो। तो इसे लिख लेते हैं एक्स, बिफोर वाले को, इसे वाई लिख लेते हैं, कोई नहीं, बिफोर, चलो एक्स, और ये हो गया वाई। एक्स की वैल्यू लिखो बस, ठीक है, 68, 71, 84, 93, अब इंक्रीज कह रहा है, तो जो बड़ी वैल्यू उसमें से लेस कर लो, क्योंकि नहीं तो माइनस में तुम गलती कर दोगे। ठीक है, तो पहले डी निकालो, तो डी कर लेते हैं वाई माइनस, क्योंकि बढ़ रहा है, बाद वाली वैल्यू बड़ी है, तो वाई माइनस एक्स, बाद एक्स कर लेते हैं। चलो बताओ कितना आया, 3 - 1, 4,
अब इनका ऐड कर लो भाई, तो 3 4 10, 4 से 4 कट गया, 13 आ गया क्या, 4, ठीक है। अब इसका मीन निकालो। Dibala, second last one is 6, isn't it? 6, 12 और 3 15 हो गया। अब इसका मीन निकालो, डी बार, डी बार अलग से निकालो, डी बार तुम, नहीं नहीं, डी बार मतलब इसका मीन, इनको ऐड तो तुमने कर लिया है, तो मीन का फार्मूला क्या होता है, 15 अपॉन कितनी ऑब्जर्वेशन है, कितनी ऑब्जर्वेशन है, 6, कितना आ गया डिवाइड करके, 2.5 आ गया। चलो, तो अब हम फार्मूला लगाएंगे एस स्क्वायर का। देखो एस स्क्वायर का फार्मूला, एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन n-1, n-1 ब्रैकेट, हाँ होल ब्रैकेट, वहां आगे आगे, हाँ आगे आगे, हाँ ठीक है, समेशन डी स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर, एन डी बार स्क्वायर, सो एन डी बार स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर, हाँ यस यस, गुड वेरी गुड। अब हमें क्या करना है, टी स्क्वायर निकालना है, तो एक कॉलम और बनाओ उसके आगे, टी के आगे, हाँ टी स्क्वायर का, टी स्क्वायर तो कर दो स्क्वायर, 9 फिर 1 फिर 9 फिर 16 36 36, ऐड कर लेते हैं, 36 36 72, 72 और 10 82, 82 और 6 88, 88 और 10 98, 98 और 9 107, 107 आगे वैल्यू पुटअप करो फिर एस में, तो 1 अपॉन n-1 हो गया, n कितना था हमारा 6, तो 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 5, इसकी वैल्यू होगी 107 माइनस n, n की वैल्यू 6, ये होल ब्रैकेट नहीं है, n इंटू टी बार का स्क्वायर है खाली, n का स्क्वायर नहीं है, हाँ हाँ ठीक है, तो हाँ अब डी बार का मतलब है 2.5 इंटू 2.5, करो मल्टीप्लाई, मैं कर लेता हूँ, तो ये है हमारा, मल्टीप्लाई करने 2.5 इंटू 2.5 इंटू 6 क्या आ गया, और 107 में प्लस करना है, तो 107 7 माइनस 37.5 9.5 आ गया, चलो चलो करो, तो ये आ गया 69.5, अब डिवाइड करो 5 से, 1 9, इसका स्क्वायर रूट लेना है क्योंकि एस की वैल्यू चाहिए हमें, तो स्क्वायर रूट कितना आ गया इसका भाई, करना कैलकुलेटर से, तो 3.7, बस। अब हम फार्मूला लिखेंगे टी का फार्मूला क्या है, टी इज इक्वल टू, हाँ स्मॉल टी बनाते हैं, टी इज इक्वल टू टी बार अपॉन
एस अपॉन √n। ठीक है, चलो डी बार की वैल्यू पुट अप करो। डी बार की वैल्यू कितनी 2.5 ठीक है, अपॉन एस की वैल्यू 3.7 √n। 1.5 बस इतना रख लो, 5 रख लेते हैं। अब डिवाइड कर लो इससे। 2.5 को डिवाइड करना है 1.5 से कर लेते हैं। क्या आंसर आ गया? 1.64। 1.64 तो इसकी वैल्यू आ गई कैलकुलेटेड की 1.64। अब हम क्वेश्चन कहाँ है हमारा, वो वापस चलो। अब टैबुलेटेड देखनी है। टैबुलेटेड कितनी है भाई? ये दे रखी नीचे, ये भी। तो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है n-1। तो इन दो वैल्यू दे रखी है, कौन सी यूज करोगे आप? फर्स्ट वाली यूज करोगे? सर 6 थी, 6 में से 1 गया 5। हाँ जी, तो क्या आ गया? 5, क्योंकि हमारा जो टी होता है वो n-1 पे होता है। तो 6 में से 1 गया तो 5 आएंगे ना, तो 2.015 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारी है कैलकुलेटेड वैल्यू। तो लिखेंगे हम टी टैब, टी कैलकुलेटेड इज लेस देन टी टैबुलेटेड। तो वी डू नॉट रिजेक्ट H0। तो हम क्या करेंगे? H0 को रिजेक्ट नहीं करेंगे। इसको रिजेक्ट नहीं करा तो किसको रिजेक्ट कर दिया आपने? इसको रिजेक्ट कर दिया, H1 को। और H1 क्या कह रहा था? H1 H कह रहा था कि पल्स रेट इंक्रीज हो जाएगा, तो हम लिख देंगे पल्स रेट इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करते हैं जो हमारा टेस्टिंग वाला होता है। तो अभी तो मैंने आज एक टेस्ट कराया आपको। एक क्लास कल रख लेते हैं जिसमें हम सारा, एक तो टेस्ट पढ़ाऊंगा आपको मैं, है ना, और फिर सारा रिव्यू दोबारा कर लेते हैं। आप अपने नोट्स आपके पास कैसे हैं? क्या वो हार्ड कॉपी में है? हार्ड कॉपी है सर। हार्ड कॉपी है, तो आप सब लोग नोट्स लेके बैठ जाइए। और फिर हम लोग क्या करेंगे, उसमें से ये देखेंगे कौन कौन सा रखना है, कौन कौन सा हटाना ओके है ना। सर। तो ओके फिर सर। आपके थोड़े नोट छोटे हो जाएंगे, मतलब अभी ओके थोड़ी थ्योरी भी ज्यादा पड़ी हुई है उसमें। यस तो सर। हम उसमें आप साथ साथ निशान लेते चले गए। तो कल हम फिर एक बार 6:30 बजे बैठ जाएंगे और 1-1.5 घंटे में हमारा सारा काम खत्म हो जाएगा ओके पूरा। सर। ओके सर। ठीक है, ओके सर। चल आज इसे जो क्वेश्चन कराया इसको कर लेना कॉपी में अपने, तो इजी रहेगा। और अगर तुम चाहो तो कुछ क्वेश्चन, अगर तुम अभी पढ़े नहीं ना, एक अभी तुमने तैयारी करी नहीं होगी इसकी, तो जब तैयारी करोगे तभी समझ में आएगा कौन सा क्वेश्चन आप कर पा रहे हो क्वेश्चन पेपर में से, कौन सा नहीं कर पा रहे हो। तो अभी मैं सर कुछ सॉल्व्ड आंसर्स मिल जाएंगे, दैट वुड बी हेल्पफुल। यस सर। सोल्ड, नहीं सोल्ड तो नहीं है, पर आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं सोल्व करके भेज दूंगा आप लोगों को। सर कोई से कल बैठिए तो कल सब कर लेंगे, नोट्स कर लेंगे ना, कौन सा क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन आता है, बता दीजिएगा ना। हाँ चलो कल बैठ के बात करते हैं। तो ओके 6:30 बजे सेम लिंक पे ही करेंगे। अगर लिंक चेंज होगा फिर वही बात कि वैसे तो मैं, वो मुझे कल भी दे देंगे परमिशन, तो इसी लिंक पे हम ज्वाइन करेंगे कल। ठीक है, ओके सर। ओके सर। नहीं करेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे डिस्कस हो जाएगा। ओके सर। ओके सर। चल बाय बाय।